हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 29 मई वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट वेरियस स्टेप्स जो लिए गए हैं टू मिटिगेट द स्ट्रेस काउज्ड ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक एमंग द चिल्ड्रेन। क्योंकि आपको ही पता है जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं स्ट्रेस से, ऑल बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। तो कहीं ना कहीं इनको केयर करना ज़रूरी है। साथ ही साथ इनके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं या फिर जो बच्चे अनाथ हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द पेरेंट, कहीं ना कहीं समस्याएं बड़ी हैं। तो कैसे गवर्नमेंट इन सब इश्यू से डील करे, कैसे इन चिल्ड्रेन को प्रोटेक्ट करे, तो इसके लिए सर्टेन इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या फिर सुप्रीम कोर्ट एंड स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं। तो हम उसे डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं चिल्ड्रेन जो है काफ़ी स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ इश्यूज जो कहीं ना कहीं हमारे देश को घेर के रखा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव ली जा रही है? तो सबसे पहली बात तो ये कि जो न्यूट्रिशनल लेवल्स जो हमारे बच्चों को मिलने चाहिए उसको सेफगार्ड करने के लिए, साथ ही साथ उनकी इम्यूनिटी मजबूत रहे ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन इन्होंने मॉनेटरी असिस्टेंस 11.8 करोड़ स्टूडेंट्स को दिया है हु इज स्टडिंग इन क्लास 1 to 8 इन द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स अक्रॉस द कंट्री। कैसे? तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करें तो इसके तहत जो असिस्टेंस दिए जाते हैं वो डायरेक्टली जो बच्चों के अकाउंट होते हैं उसमें ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और इस असिस्टेंस में बेसिकली जो कुकिंग कॉस्ट के कंपोनेंट है उसे इनकॉर्पोरेट किया गया है। अब जब हम बात करते हैं कुकिंग कॉस्ट कंपोनेंट, तो आपको ही पता होगा जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल होते हैं वहाँ पर मिड डे मील स्कीम चलती है, और मिड डे मील स्कीम में जो कुक्ड फूड है वो सब प्रदान किए जाते हैं। तो अभी ये जो स्कूल है वो सब तो बंद है, तो इनको अब मॉनेटरी असिस्टेंस ही दे दिए जाएंगे सो दैट ये जो है अपने न्यूट्रिशनल लेवल्स को मेंटेन करके रखे। एंड इतना ही नहीं, ऑलरेडी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी चला रही थी, जिसके तहत फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन्स 5 kg पर पर्सन पर मंथ दिए जा रहे हैं नियरली 80 करोड़ बेनिफिशियरीज को। सो ये तो ऑलरेडी थे। इन एडिशन टू इट वी हैव द मॉनेटरी असिस्टेंस टू द चिल्ड्रेन जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को ऑर्डर करे थे अक्रॉस द कंट्री कि वो आइडेंटिफाई करे उन चिल्ड्रेन को जो ऑर्फन हो गए हैं या अबंडेंट हो गए हैं या फिर कहीं ना कहीं परेशान हुए हैं बाय द कोविड-19 पेंडेमिक एंड वे आर स्टार्विंग विदाउट फूड ऑन द स्ट्रीट्स, है ना। तो उन सबको बेसिकली आइडेंटिफाई किया जाए और उनको बेसिक नीड्स जैसे फूड है, शेल्टर है, क्लोथ है, वो सब प्रदान किया जाए। बिकॉज कहीं ना कहीं ये सब के सब ये चिल्ड्रन के फंडामेंटल राइट्स है ना। राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर, ये सब फंडामेंटल राइट्स है, इन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता, इन्हें सेफगार्ड करना जरूरी है। सो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया था। और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम बात करें तो केरला गवर्नमेंट वो मंथली स्टिपेंड 2000 रुपये का देगा चिल्ड्रेन को टिल दे वेयर 18 ईयर्स ऑफ एज, है ना। तो 2000 रुपीज का स्टिपेंड मिलेगा बच्चों को। एंड इट हैज ऑल्सो डिसाइडेड कि जो कॉस्ट ऑफ देयर एजुकेशन है अप टू द डिग्री लेवल वो कौन बियर करेगी? स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी। तो काफ़ी अच्छा कह सकते हैं कि डिफरेंट स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस वेरियस अथॉरिटीज इनिशिएटिव ले रही है टू सेफगार्ड द चिल्ड्रेन एंड टू डील विद द केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं एंड जो स्ट्रेस चिल्ड्रेन में डेवलप हो रही है, इन सब से निपटने के लिए। एंड अगर हम बात करें पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की, तो ऑलरेडी जब ये कोविड-19 आई थी तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना लाई गई थी, लेकिन 2021 में इसे फिर से री इंट्रोड्यूस किया गया है 2 महीने के लिए, यानी कि मई से जून तक ये आपका एक्सटेंड होगा। और ये इसलिए बिकॉज कोविड-19 का फिर से रिसर्जेंस हो गया था, केसेस फिर से एक बैग बढ़ने लगी थी, दैट्स वाई। और ऑब्जेक्टिव यही था कि जो फ्री फूड ग्रेन्स है माइग्रेंट्स को और पुअर्स को वो प्रदान की जाए जिनको हार्डशिप महसूस करनी पड़ रही है, फेस करनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डिसरप्शंस। उनके रोजगार चले गए हैं, है ना, उनके जो आय के सोर्स है वो चले गए हैं बिकॉज ऑफ द कोविड-19 प्लस लॉकडाउन। एंड इसके तहत एडिशनल 5 kg व्हीट या राइस पर मंथ दिए जाएंगे अलॉन्ग विथ 1 kg फ्री पल्सेस। राशन शॉप के माध्यम से अवेलेबल होगा टू 80 करोड़ बेनिफिशियरीज विच इज रजिस्टर्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। एंड ये जो एडिशनल एलोकेशन है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मंथली इंटाइटलमेंट जो 5 kg ग्रेन पर मंथ पर पर्सन को दिए जा रहे थे उसके एडिशनल लोकेशन में, है ना। यानी कि जो 5 kg ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ ये तो मिल ही रहे थे, इसके अलोंग आपका एडिशनल 5 kg फ्री व्हीट या राइस पर मंथ प्लस 1 kg फ्री पर्सेस ये उपलब्ध करवाए जाएंगे। सो ये हमने डिस्कस किया
लेट्स मूव की प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए ये जो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या स्टेप्स ली गई है टू मिटिगेट द स्ट्रेस काउज्ड ड्यू टू कोविड पैंडेमिक अमंग द चिल्ड्रन, ये भी आपको क्वेश्चंस के रूप में मिल सकता है। एंड बात करते हैं सेकेंड आर्टिकल की, गवर्नमेंट में ईज बैटरी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव रूल्स एज कंपनीज रेज कंसर्न। तो क्वेश्चंस में आ रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो बैटरी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है आपका उसको ईज डाउन करे जा सकते हैं, रूल्स में ईज डाउन किए जा सकते हैं, बिकॉज कंपनी कुछ कंसर्न्स रेज कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या कंसर्न्स कंपनी रेज कर रहे हैं। तो इससे पहले बात तो हम बात करते हैं पीएलआई स्कीम, इसके बारे में हमने बार बार डिस्कस किया है। ये जो पीएलआई स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा लाई गई थी सो दैट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए एंड ग्लोबल चैंपियंस भारत को क्रिएट किया जाए, भारत को ग्लोबल चैंपियंस के रूप में बनाया जाए इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एंड जो स्ट्रेटजी बिहाइंड दिस स्कीम क्या थी स्ट्रेटजी, तो इसके तहत इंसेंटिव्स है ना, इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी कह सकते हो, वो प्रदान किए जा रहे थे बट ऑन द इंक्रीमेंटल सेल्स फ्रॉम द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर इन इंडिया, है ना। तो कोई भी आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बन रहे हैं भारत में तो अगर उस पर ईयरली बेसिस पर यानी कि बेस ईयर जो भी डिक्लेयर किया जाएगा उस ईयरली बेसिस पर अगर इंक्रीमेंटल सेल्स बढ़ते जा रहे हैं तो गवर्नमेंट जो है वो आपका इंसेंटिव प्रदान करती है। ये डेफिनेटली क्या होता है कि जो कंपनीज होंगी इससे वो मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकेंगी और एक्सपोर्ट भी कर सकेंगी। एंड ऑब्जेक्टिव यही थी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना इन सनराइज एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर। सनराइज सेक्टर मतलब समझ रहे हैं वैसे सेक्टर जो भविष्य में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या फिर आपका जो मोबाइल फोन्स हो गए, ये सब सनराइज सेक्टर एज वेल एज स्ट्रेटेजिक सेक्टर। एंड साथ ही साथ जो इम्पोर्ट्स काफी ज्यादा चीपर आते हैं उन सब को भी कर्व करना, साथ ही साथ इंपोर्ट बिल्स को भी कर्व करना एंड इम्प्रूव द कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। साथ ही साथ जो डोमेस्टिक कैपेसिटी है उसको इन्हांस करना, एक्सपोर्ट्स को भी इन्हांस करना। एंड ये जरूर याद रखना है कि कौन कौन से सेक्टर्स महत्वपूर्ण सेक्टर्स जो पीएलआई स्कीम्स के तहत लाए गए हैं, यानी कि इन सब सेक्टर्स में अगर मैन्युफैक्चरिंग होती है विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन तो इंक्रीमेंटल सेल्स पर इंसेंटिव्स गवर्नमेंट प्रदान करेगी। तो 13 की सेक्टर्स आप देख लो, इसमें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग आ गई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, आपको पता है एपीआई के ऊपर चाइना के ऊपर हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है एपीआईज के लिए। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस इसके लिए भी है, ऑटोमोबाइल्स के लिए भी पीएलआई है, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स इन सब के लिए भी पीएलआई है। अब बात करते हैं क्या कुछ कंसर्न्स है पीएलआई स्कीम में जो कहीं ना कहीं रेज किए जा रहे हैं। तो जो पेनल्टी क्लाउज डाली गई है इसके ऊपर कुछ कंसर्न्स रेज किए जाते हैं। साथ ही साथ जो मिनिमम बिड साइज है 5 गीगावाट पर आवर का वो कहीं ना कहीं कंसर्न्स या फिर एप्रीहेंशन रेज करता है। एंड इट टू इंश्योर मिनिमम डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन ऑफ 60% विद इन 5 ईयर्स। तो इसमें ये भी एक टारगेट रखा गया है कि जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन हो वो 60% तक का हो जाए विद इन द 5 ईयर्स, तो ये भी है। साथ ही साथ ये और चैलेंजेस जो सनराइज इंडस्ट्री के द्वारा फेस किए जाते हैं उसे एड्रेस नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये मोटिवेट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए। लाइक डोमेस्टिक फर्म का प्रेजेंस है या नहीं है, कटिंग इन टेक्नोलॉजी भारत में है या नहीं है, तो अगर नहीं है तो उसे उपलब्ध कराना होगा। इन सब पर फोकस होगा तभी सनराइज इंडस्ट्रीज जो है वो प्रॉपरली विकसित और उनके प्रोडक्ट भी प्रॉपरली बनेंगे भारत में। एंड इट नीड्स टू बी एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय एन इंटीग्रेटेड अप्रोच जहां पर एंटायर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम करेस्पॉन्ड्स टू इट। तो ये बातें हैं और ये हमने डिस्कस किया। और पीएलआई स्कीम्स काफी महत्वपूर्ण है बोथ मेंस एंड प्रीलिम्स के लिए। एलिजिबिलिटी देख लेना, इंक्रीमेंटल सेल्स के ऊपर क्या टारगेट है वो देख लेना और बेस ईयर क्या है वो देखना भी जरूरी है। और बस और मिनिस्ट्री का नाम जरूर याद रखना कि कौन सी मिनिस्ट्री जो है ये पीएलआई स्कीम को लेकर आ रही है। So let's move to our next article. 74th World Health Assembly adopts new resolution on malaria and announces World NTD यानी कि Neglected Tropical Disease Day। तो न्यूज आई है आपकी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के बारे में। तो जब हम बात करते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, नाम से ही पता चल रहा है इसमें वो इन्फेक्शंस आ जाएंगे जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के बीच कॉमन होते हैं इन द डेवलपिंग रीजन, चाहे वो अफ्रीका हो, एशिया हो, अमेरिकाज हो। जब हम बात करते हैं अमेरिकाज की तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात नेग्लेक्टेड का मतलब कहीं ना कहीं ये भी तो होता है कि कहीं ना कहीं इस डिजीज को नेग्लेक्ट किया जाता हुआ है ना। तो यस ये भी बात सही है बिकॉज दिस डिजीज जनरली रिसीव लेस फंडिंग फॉर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट देन मलेरियाज
जैसे ट्यूबरकुलोसिस, HIV, मलेरिया, इन सब पर ज़्यादा फंडिंग और रिसर्च एंड ट्रीटमेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब जो डिजीज है वो आपके हर जगह मौजूद है। तो जो आपके कंपनी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो चाहते हैं, वो तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहेंगे। तो ये जो गरीब नेशंस आते हैं, जो डेवलपिंग नेशंस आते हैं, कहीं ना कहीं उनके ओरिएंटेशन के आधार पर कंपनी जो है वो प्रोडक्ट्स नहीं बनाती है। उन टॉपिक पर या उन डिजीज पर ज़्यादा इनका प्रोडक्ट होगा जो कहीं ना कहीं प्रॉफिट को अट्रैक्ट करे, क्योंकि कॉस्ट कहीं ना कहीं इनकी भी वो मिलनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए ये कंपनीज ध्यान में रखती है कि इनका प्रॉफिट तो हो, लॉस में ना जाए। और वन ऑफ द कारण वही है कि ये डेवलपिंग रीजन्स में ये सब जो डिजीज मिलते हैं, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, दैट्स वाई जो कंपनीज है उसे इग्नोर करती है। एंड जनवरी 30 जो है वो वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के रूप में डिक्लेयर किया गया है। एंड जो प्रपोजल है टू रिकॉग्नाइज द डे वाज फ्लोटेड बाय द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो कौन ऐसा देश जिन्होंने प्रपोजल दिया गया था कि वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज सेलिब्रेट की जाए, तो आपका UAE है। जनवरी 30 को बोला गया था। और आप देख लो, फर्स्ट वर्ल्ड NTD डे ये सेलिब्रेट की गई इनफॉर्मली 2020 में, और जनवरी 2021 में द न्यू NTD's रोड मैप इसे लॉन्च किया गया था। और अगर हम बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया काउज्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पीसीज, और ये ट्रांसमिट होती है लोगों में बाइटिंग ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, है ना। तो कौन से मॉस्किटो का नाम है जिसके बाइट करने से मलेरिया काउज होता है? तो आपका फीमेल एनोफोल्स मॉस्किटो। एंड मलेरिया के कारण आप देख सकते हो 4 लाख लाइफ एनुअली जाते हैं। एंड रेजोल्यूशन क्या क्या लिए गए हैं टू एक्सेलरेट द एफर्ट एंड मलेरिया, तो देख लो, ये जो रेजोल्यूशन है लेड बाय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका प्लस ज़ैम्बिया एंड को स्पॉन्सर्ड बाय अदर्स, और इंडिया इस रेजोल्यूशन का पार्ट नहीं है बेसिकली। और ग्लोबल टारगेट्स अंडर द ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया 2016 से 2030, तो क्या क्या टारगेट रखी गई है? रिड्यूस मलेरिया केस इंसिडेंस एंड मलेरिया मोर्टिलिटी रेट बाय एटलीस्ट 90%। ये सब फैक्ट याद रखने, क्योंकि पूछा जा सकता है। ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया 2016-2030 के सर्टेन टारगेट्स आपको प्रीलिम्स में ऑप्शन के रूप में पूछे जा सकते हैं। इसमें आपका पहला ऑप्शन देख लो, रिड्यूसिंग मलेरिया केस इंसिडेंस एंड मलेरिया मोर्टिलिटी रेट बाय एटलीस्ट 90%। एंड जो दूसरा है, एलिमिनेटिंग मलेरिया इन एटलीस्ट 35 कंट्रीज। और फिर है आपका प्रिवेंटिंग ए रिसर्जेंस ऑफ मलेरिया इन ऑल कंट्रीज दैट आर मलेरिया फ्री, है ना। यानी कि दोबारा से मलेरिया फिर से रीमर्ज रिसर्जेंस ना हो जाए उन देशों में जो देश मलेरिया फ्री है। तो एक तो ये है, दूसरा एलिमिनेट किया जाए मलेरिया इन एटलीस्ट 35 कंट्रीज। और जो फर्स्ट टारगेट है, ये टारगेट अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मेन डिसीजन मेकिंग गवर्निंग बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें 194 मेंबर कंप्राइज करते हैं। एंड ये अटेंड करी जाती है डेलीगेशंस फ्रॉम ऑल WHO मेंबर स्टेट्स, एंड स्पेसिफिक हेल्थ एजेंडा पर फोकस करी जाती है विच इज प्रिपेयर्ड बाय द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। और जो हेल्थ असेंबली एनुअली हेल्ड होती है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड के बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, आप हमें बताइए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। उससे पहले प्रीलिम्स के लिए आपको पता होने चाहिए कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज का क्या मतलब होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो स्ट्रेटजी है ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया 2016 से 2030, इसके आपको ऑप्शंस कुछ टारगेट पता होने चाहिए। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस में ऑप्शंस गलत होने के संभावना रहते हैं, आप इसे अच्छे से याद रख लें। वी हैव द वर्ल्ड हेल्थ डे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। 43rd GST काउंसिल मीटिंग ये हुई है। और GST काउंसिल काफ़ी दिन के बाद ये न्यूज़ में आई है, तो हम इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। और अभी जो 43rd GST काउंसिल मीटिंग हुई है, इसके क्या रिकमेंडेशन आए हैं? तो कोविड-19 रिलीफ मेजर्स पर बात हुई है, ब्लैक फंगस मेडिकेशंस प्लस मेजर्स रिलेटेड टू सीप इन्वेस्टर्स, इन पर बात हुई है। साथ ही साथ ट्रेड फैसिलिटेशन कैसे बढ़ाए जाए, इन सब पर भी बात हुई है। और फिर देख लो, एमनेस्टी स्कीम विथ रिड्यूस्ड लेट फी फॉर GST स्मॉल टैक्स पेयर, तो ये लाई गई है। एंड वी हैव द रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फी फॉर स्मॉल टैक्स पेयर टू बी एप्लीकेबल टू फ्यूचर लायबिलिटीज। एंड जो आपके एनुअल रिटर्न फॉर्म टू बी रैशनलाइज, इसको रैशनलाइज करने की बात कही गई है। गवर्नमेंट टू अमेंड द CGST रूल्स एंड एनुअल रिटर्न फाइलिंग टू कंटिन्यू टू बी ऑपरेशनल फॉर स्मॉल टैक्स पेयर। तो सिंपल माइनर आपके कुछ चेंजेज है, बट इंपॉर्टेंट क्या है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? GST काउंसिल, है ना। तो पहली बात तो यही याद रखनी है कि GST काउंसिल आपका कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बॉडी है, और इसे सेटअप किया गया है अंडर आर्टिकल 279A फॉर मेकिंग ए रिकमेंडेशन टू द यूनियन प्लस स्टेट गवर्नमेंट
ऑन द इश्यूज रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कौन से ऑब्जेक्ट पर कितना टैक्स लगाना है ना, किस पर हटाने हैं, किस पर जीरो टैक्स लगाना है। और इस जीएसटी काउंसिल में आपको ही पता है कि स्टेट्स और सेंटर दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और अल्टीमेटली रिकमेंडेशन डिलिबरेट डिस्कशन के बाद डिसीजन लिए जाते हैं, है ना। इसका सर्टेन प्रोसीजर होता है डिसीजन मेकिंग का, है ना। और ये जरूर याद रखना है, जीएसटी काउंसिल चेयर करी जाती है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा एंड अदर मेंबर्स, जिसमें आपका यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू या फिर फाइनेंस मिनिस्टर एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन ऑफ ऑल स्टेट्स, तो ये सब मेंबर्स भी शामिल होते हैं सेंटर की तरफ से। एंड दूसरी तरफ आपका 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल वो होने ही चाहिए टू इनिशिएट द मीटिंग्स, यानी कि कोरम के लिए, यानी कोरम आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, द मिनिमम नंबर ऑफ अटेंडीज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग, उसी को हम कोरम कहते हैं। अब जीएसटी काउंसिल है खुद में, तो इसके लिए क्या कोरम की जरूरत है, संख्या की जरूरत है, तो 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड है, तभी जाके मीटिंग शुरू होगी। एंड कोई भी डिसीजन लिया जाएगा वो 75% मेजोरिटी के सहमति के बाद ही लिया जाएगा, और सेंटर का 1/3 वेटेज होता है, स्टेट का 2/3 वेटेज होता है ऑफ द टोटल वोट कास्ट, ये पता होना चाहिए। सो हमें जीएसटी काउंसिल के बारे में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसे भूलना नहीं है। आर्टिकल को भी नहीं भूलना है 279A, और चेयर किसके द्वारा करी जाती है ये भी नहीं भूलना है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। एंड ये जो शेयर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नहीं भूलना है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मीट। तो ये मीटिंग हुई है, और मीटिंग में क्या बातें कही गई है, तो देख लो। जो इश्यूज है म्यूचुअल कंसर्न, यानी कि दोनों देश को जो कंसर्न करते हैं, जैसे वैक्सीन कॉपरेशन हो, क्वाड के बारे में क्या है, इंडो पैसिफिक पर क्या पॉलिसी डिसीजन आनी है, इन सब बातों पर डिस्कशन हुई है। और शेयर्ड इंटरेस्ट, म्यूचुअल कंसर्न, जैसे पीस एस्टेब्लिश हो अफगानिस्तान में, साथ ही साथ जो कंसर्न है कि चाइनीज एक्सपेंड कर रहा है, तो इन सब के कारण कहीं ना कहीं इंडिया और यूएस दोनों एक साथ धीरे धीरे आ रहे हैं, चाहे वो क्वाड हो, चाहे इस प्रकार की मीटिंग हो। और इंडिया यूएस टाइज वो एलिवेट हुई, यानी कि पॉजिटिव दिशा में बढ़ी टू कम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2020, और इंडिया अब मेजर डिफेंस पार्टनर भी है यूएस का। और फिर 2+2 डायलॉग जिसको कहते हैं, जिसमें दोनों देश के डिफेंस मिनिस्टर प्लस फॉरेन मिनिस्टर्स मीट करते हैं, तो 2+2 डायलॉग किसे कहा जाता है, जिसको इस्टेब्लिश करी गई थी इस परंपरा को 2018 में, और ये हाईएस्ट लेवल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कह सकते हो बिटवीन टू नेशन, जो ब्रिंग करती हैं एक दूसरे को साथ, एंड बेसिकली डिस्कसेस ऑन द टॉपिक्स लाइक फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक इश्यूज। बोथ कंट्रीज हैव एक्सपेंडेड देयर मिलिट्री कॉपरेशन। कैसे, तो 3 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स के बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये यूएस जरूर साइन करता है अपने डिफेंस पार्टनर्स के साथ, तो भारत ने इसे साइन कर लिया है। फॉर एग्जांपल जो आपका लेमोआ है, यानी कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016 में से साइन की गई थी, जिसके तहत जो मिलिट्रीज हैं एक दूसरे के, वो यूज़ कर सकते हैं एक दूसरे के बेसिस को फॉर रिपेयर एंड रिप्लेनिशमेंट ऑफ सप्लाई, प्लस डीपर कोऑपरेशंस की भी बात हो सकती है। एंड कॉमकासा, दैट इज कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2018, इसके तहत इंटरऑपरेबिलिटी की बात करी जाती है बिटवीन 2 मिलिट्रीज एंड प्रोवाइड्स फॉर सेल ऑफ हाई एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूएस टू इंडिया, है ना। तो इसके तहत आपका हाई एंड टेक्नोलॉजी भी यूएस की तरफ से इंडिया को मिल सकता है बाय बाइंग इट। एंड इंटरऑपरेबिलिटी, यानी कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ये होती है इंटरऑपरेबिलिटी की। यूएस जो है कुछ शेयर कर सकता है इन्फॉर्मेशन इंडिया को, इंडिया जो है इंडिया से होकर यूएस को शेयर करेगा। एंड वी हैव द बेका एग्रीमेंट, यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट 2020, ये शेयरिंग करता है हाई इंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी प्लस लॉजिस्टिक एंड जियो स्पेशल मैप्स का बिटवीन 2 कंट्री। सो ये तीनों एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी याद रख लेना कि कब कब आया, जैसे लेमोआ 2016 में, कोमकासा 2018 में और बेका 2020 में, और इन तीनों के ऑब्जेक्टिव्स याद रखना है, खासकर कौन से के लिए कौन से ऑब्जेक्टिव। सो लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज सेक्शन 304B ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो जो स्कोप है सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी, इंड्योरी डेथ, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वाइडेन करी गई है। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 304B, अगर जो ड्यूरी डेथ से रिलेटेड केस है उसे बाहर निकलना है, तो वोमेन शुड हैव डाइड ऑफ बोन्स और अदर बॉडली इंजरीज, या फिर अदर देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस विदिन 7 years ऑफ हर मैरिज, एंड शी शुड हैव सफर्ड क्रियोलिटी और हैरेसमेंट फ्रॉम हर हस्बैंड और इन लॉ सून बिफोर हिज डेथ इन कनेक्शन विद द डिमांड ऑफ फॉर डॉरी। बट हमें जानना है कि लॉज जो अगेंस्ट है डॉरी सिस्टम के लिए, तो वी हैव द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये डॉरी सिस्टम से डील करता है।
बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, एंटी डंपिंग। तो ये इकोनॉमिक्स से जुड़ा है आपका, और न्यूज़ में इसलिए रही है बिकॉज फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया है द वैलिडिटी ऑफ एग्जिस्टिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी जो इनर्ट गैस R134A के इंपोर्ट पर लगाई जाती थी फ्रॉम चाइना, है ना। तो ये जरूर याद रखना है, R134A के बारे में वैसे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वही है एंटी डंपिंग ड्यूटी, इसको एक्सटेंड किया गया है भारत को ज़्यादा 6 महीने के लिए। और एंटी डंपिंग ड्यूटी का सिंपली मतलब ये होता है कि अगर कोई देश, जैसे यहाँ पर चाइना है, और चाइना कुछ प्रोडक्ट्स भारत में भेज रहा है और उस प्रोडक्ट का कॉस्ट ऐसा चाइनीज की तरफ से सेटअप किया गया है कि उसके डोमेस्टिक मार्केट में भी उसके प्राइसेस जो हैं उससे भी कम में भारत को भेजा गया। तो इसका मतलब चाइना क्या प्रयास कर रहा है कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट्स आएँ और वहाँ की इंडस्ट्री जो भी उन सब खत्म कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, है ना। बिकॉज सस्ते चीज़ें आने लगेंगी, है ना, फेयर मार्केट वैल्यू से भी कम प्राइसेस में वो चाइनीज प्रोडक्ट वो अगर आने लगी भारत में, तो इसका मतलब वही है कि चाइनीज जानबूझकर ऐसा कर रहा है। इसलिए ये अधिकार मिलता है किसी भी देश को लाइक इंडिया की वो एंटी ड्यूटी लगा सकते हैं, है ना, सो दैट उनके प्राइसेस जो है प्रोडक्ट के उसको बढ़ोतरी करे जा सके और फेयर मार्केट वैल्यू की जो परंपरा है वो स्टैब्लिश रहे। तो अगर हम बात करें R134A की, तो उसे टेट्राफ्लोरोइथेन भी कहते हैं, और ये आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है जो इस्तेमाल किए जाते हैं हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट के रूप में फॉर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन एंड ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर्स में। और एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में हमने डिस्कस ही कर लिया, ये आपका टैरिफ या टैक्स कह सकते हो जो इम्पोर्ट्स के ऊपर इम्पोज करी जाती है उन प्रोडक्ट के ऊपर जो फॉरेन कंट्रीज में बनती है, विच आर प्राइज्ड बिलो द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स इन द डोमेस्टिक मार्केट, ये हमने डिस्कस किया भी। एंड फिर है आपका यूएस सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया 2020-21 का डाटा DPIIT के तरफ से आया। तो अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो यूएस है उसने रिप्लेस कर दिया है मॉरिशस को एज द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई, यानी कि पहले कौन हुआ करता था, मॉरिशस, अब कौन है आपका यूएस। और ये कौन से पीरियड की बात हो रही है, ड्यूरिंग 2020-21। और इनफ्लोज कितना आया है यूएस की तरफ से, तो $13.82 बिलियन। और सिंगापुर वैसे तो टॉप रहा है इन टर्म्स ऑफ एफडीआई इनकमिंग इनटू द कंट्री फॉर द थर्ड कंजिक्यूटिव ईयर। और आपको याद रखने तो सिंगापुर पहले नंबर पर आता है, और दूसरे नंबर पर तो आपका 2020 में आपका चेंज हुआ है, यूएस आया है, लेकिन इससे पहले आपका मॉरिशस ही रहता था। तो पहला तो जरूर याद रखना है आपको। और ड्यूरिंग 2020 से 21 टोटल एफडीआई इंक्लूडिंग इक्विटी, री इन्वेस्टेड अर्निंग एंड कैपिटल, ये 10% से बढ़ी है टू हाईएस्ट एवर USD $18.72 बिलियन हुआ है, एज अगेंस्ट $74.39 बिलियन इन 2019-20। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। हेपेटाइटिस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, एंड अकॉर्डिंग टू द WHO एक्सेस टू वायरल हेपेटाइटिस डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट वो अभी भी लिमिटेड है, ये WHO की तरफ से ट्रीटमेंट आया है। तो अगर हम बात करें बेसिक की, तो हेपेटाइटिस आपका इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है, लीवर को प्रभावित करता है, और कहीं ना कहीं ये वायरल इन्फेक्शंस जो है इसके कारण ये डिजीज़ होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वायरल इन्फेक्शंस के ही कारण ये होती है, लेकिन अदर पॉसिबल काउजेज हैं, जैसे आपके मेडिकेशंस के सेकेंडरी रिजल्ट्स आने लगे, ड्रग्स या फिर टॉक्सिन्स या अल्कोहल, तो इन सब के कारण भी कहीं ना कहीं हेपेटाइटिस हो सकती है। और साइंटिस्ट ने 5 यूनिक हेपेटाइटिस वायरसेस को आइडेंटिफाई किया है, जिसको नाम दिया गया है हेपेटाइटिस A, B, C, D, E। एंड याद रखना है अभी तक कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है फॉर हेपेटाइटिस C, है ना। तो हेपेटाइटिस C के लिए कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, एज ऑफ नाउ नो वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर हेपेटाइटिस C। And next news is your DRDO develops critical near isothermal forging technology for aero engines। तो isothermal forging की अगर हम बात करें तो ये हॉट वर्किंग प्रोसेस है जो वर्क करती है सुपर एलॉयज के ऊपर दैट हैव लो फोर्स एबिलिटी। और यहाँ पर जो वर्क पीस है वो मेंटेन करी जाती है एट इट्स मैक्सिमम एलिवेटेड टेम्परेचर थ्रू आउट द एंटायर ऑपरेशन। एंड ये जो टेक्नोलॉजिकल ब्रेकथ्रू है इसमें आपका कॉम्प्लेक्स टाइटेनियम को डेवलप किया गया है, प्लस निकल बेस्ड एलॉयज को डेवलप किया गया है जो विदस्टैंड कर सकती है इन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को एक्सीडिंग 1000 डिग्री सेल्सियस। और ये मदद करेगा भारत को इन डेवलपिंग जेट इंजन्स विद थ्रस्ट टू पावर ए कॉम्बैट फाइटर एज वेल। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। वन गुज्जर्स नोमैडिक ट्राइब। तो जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है नैनीताल में रिसेंटली इंटरिम ऑर्डर पास करे है, जिसमें जो वन गुज्जर के जो राइट है टू माइग्रेट टू देयर समर होम स्टेट्स
इन द बुग्याल रीजन उनको अपहोल्ड किया है, विच इज लोकेटेड विद इन द गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। तो आपको याद रखना है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। और अगर हम बात करें वन गुज्जर्स की, तो वन गुज्जर्स नोमैडिक, और नोमैड मतलब जानते ही हो जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते रहते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड फॉडर। तो इनको नोमैडिक पास्टोरल कम्युनिटी कहा जाता है। उत्तराखंड हिमालय में ये रहते हैं और ये ट्रांस ह्यूमन्स प्रैक्टिस करते हैं। ट्रांस ह्यूमन्स का मतलब समझते हो कि गर्मी के दिनों में ये जो वैली है, वैली से निकल कर वो पहाड़ों पर चले जाएंगे, और ठंडी के दिन में पहाड़ों से ये आपका वैली की तरफ आ जाएंगे, तो इसी को कहते हैं ट्रांस ह्यूमन, है ना। तो ये ट्रांस ह्यूमन्स परस्यू करते हैं फ्रॉम द तेराई भावर एंड शिवालिक रीजन टू द हायर बुग्याल्स इन समर एंड वाइस वर्सा इन विंटर। यही मैंने आपको बताया है, टू इनेबल देयर लाइव स्टॉक्स कि वो फीड कर सके ऑन द मीडोज या पास्चर्स। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, पर्सनैलिटीज इन न्यूज। तो सबसे पहला नाम आ रहा है CNR राव का। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रोफेसर CN राव, इन्होंने इंटरनेशनल इनी अवार्ड 2020 हासिल किया है, ऑल्सो कॉल्ड द एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड। तो ये जो आपका एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड है, इसे कन्फर किया गया बिकॉज ऑफ हिज वर्क ऑन मेटल ऑक्साइड, कार्बन नैनो ट्यूब्स एंड अदर मटेरियल्स एंड 2 डायमेंशनल सिस्टम, जिसमें ग्राफीन है, बोरो नाइट्रोजन कार्बन हाइब्रिड मटेरियल्स है, एंड मोलिब्डेनम सल्फाइड भी है फॉर एनर्जी एप्लीकेशन एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। एंड जो दूसरे पर्सनैलिटी के नाम है जो न्यूज में आई है, वी है विनायक दामोदर सावरकर, और ये महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था, और पॉपुलरली इनको वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है। एंड ये ग्रेट लीडर, लॉयर प्लस राइटर ये सब थे, और इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू महासभा के पद पर सर्व किया है, ऑल्सो फॉर्मुलेटेड हिंदू नेशनलिस्ट फिलोसफी ऑफ हिंदुत्व, एंड ही को फाउंडेड द स्टूडेंट सोसाइटी कॉल्ड अभिनव भारत सोसाइटी। ये जरूर याद रखना है, अभिनव भारत सोसाइटी इनके द्वारा को फाउंड करी गई थी। एंड ही वाज आल्सो एसोसिएटेड विद सोसाइटीज लाइक इंडिया हाउस, फ्री इंडिया सोसाइटी while studying law in UK। एंड इन्होंने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 भी लिखा था, हिंदू राष्ट्र दर्पण, इनसाइड द एनिमी कैंप, ये सब कुछ जो बुक्स हैं उसको इन्होंने ऑथर करी थी। तो ये हमने डिटेल से डिस्कवर किया फ्रेंड्स इन टॉपिक को। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।